हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 4 का हमारा टाइटल है कार्यपालिका और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टर्म 2 के एग्जाम के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, टर्म 2 के एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने हैं, यानी कि आपका एमसीक्यू नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा आपका। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इससे मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और एक बार सिलेबस जरूर देख लो आप। पहली आपकी जो बुक है बुक वन में से आपके 3 चैप्टर आएंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और बुक 2 की बात करें जो कि हमारी राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है, इसमें से 3 चैप्टर आएंगे, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपसे पूछ लें। तो चलिए देखते हैं कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, कार्यपालिका जो है वो सरकार का एक अंग है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आती है। इनके तीनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका जो होती है वो कानूनों को बनाती है। न्यायपालिका का क्या काम होता है? जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून है उसको लागू करना, और अगर कुछ विवाद हो जाए तो उसका सुलझाव कौन करता है? न्यायपालिका। तो ये सारी चीजें बेसिक है, बिल्कुल आपको सभी को पता होगा। तो चलिए कार्यपालिका को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों और कानूनों को लागू करता है। ठीक है, जो भी मतलब विधायिका नियम या कानून बनाएंगी उसको लागू कौन करवाने वाला है? कार्यपालिका। ठीक है, और ये जो प्रशासन का काम होता है ये सब इसी के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीति, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, उसको लागू कराने के लिए जिम्मेदार कार्यपालिका ही होती है। कार्यपालिका में केवल ये मत सोचना कि केवल नेता वगैरह जो है वही कार्यपालिका, बल्कि जो सिविल सर्विस वाले होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, ये भी कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, इन जो आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं ये स्थायी कार्यपालिका कहलाएंगे। आगे मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें सिविल सेवा के सभी सदस्य आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। थोड़ा सा ना इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कार्यपालिका के। तो देखिए, कार्यपालिका जो है इसको हम 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। एक हिस्सा तो हम देख लेते हैं जो स्थायी कार्यपालिका है, और एक जो है इसको हम अस्थायी कार्यपालिका कह सकते हैं, या फिर इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। अब राजनीतिक शब्द आ गया तो आप समझ जाओगे कि इसमें नेता वगैरह होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्री परिषद के मंत्री वगैरह होते हैं। ये सब राजनीतिक कार्यपालिकाएं। ये क्या है? ये स्थायी नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि मान लो कोई लोकसभा के चुनाव जीत कर किसी पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 5 साल के लिए वो अपने पद पे रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो 5 साल के बाद भी वो दोबारा चुनाव जीत जाएगा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हो सकता है ना भी जीते। तो इसलिए ये अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि और ये जो दूसरी तरफ स्थायी कार्यपालिका है, इसमें हमारे जो नौकरशाह होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं, ये आ जाती है। जैसे कि इसमें हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ये स्थायी है, क्योंकि एक बार जो जॉब पे लग जाता है उसकी एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, उस रिटायरमेंट की उम्र तक वो अपनी नौकरी करेगा, इसलिए इसको स्थायी कार्यपालिका हम कहते हैं। ठीक है, इसमें आईएएस, आईपीएस या सारे अधिकारी जितने भी होते हैं, हर तरह के सरकारी कर्मचारी वो इसमें आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्यपालिका के प्रकार बताइए। ठीक है, अब कार्यपालिका को हम अगर प्रकारों में बांटे तो उसमें आपको ये समझना है कि इसको हम 2 प्रकार में बांट पाएंगे। कैसे? एक तो वो जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे आधारित हो, और एक व्यक्तिगत नेतृत्व। अब इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आगे, और इसको एक हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत अध्यक्षात्मक आ जाता है, इसके तहत संसदीय आ जाएगा, और अर्ध अध्यक्षात्मक आएगा। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आपके सामने रखा हुआ है। जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे आधारित है इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो संसदीय हो जाएगा, एक अर्ध अध्यक्षात्मक हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अध्यक्षात्मक। अब देखो, इतना डीप आपके पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आपके शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको ये बताता हूँ। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए संसदीय व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो आप बता सकते हो कि जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी वो प्रधानमंत्री होता है।
और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, वो जो विधायिका में जिसको बहुमत मिला होता है ना, जैसे भारत में है तो भारत में जो लोकसभा है हमारी, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला होता है उस पार्टी का नेता होता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। इसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये वाली व्यवस्था जहाँ पे होती है उसको संसदीय व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था 2 मार्क्स में पूछा जाता है ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक समझ लेते हैं। अध्यक्षात्मक समझ लो क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा गया, ये रिपीट हुआ है कई बार क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो कई बार आपको ये रिपीट मिलेगा। तो अध्यक्षात्मक समझा देता हूँ, इसे ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है, जहां पे ये वाली व्यवस्था होती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, उन देशों में राष्ट्रपति जो होता है वही प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा, जो प्रेसिडेंट होता है उसको बहुत ज्यादा शक्तियां मिली होती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, ये भी याद रखना है। देश का तो प्रमुख है वो, सरकार का भी प्रमुख है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ज्यादातर यहाँ पे प्रत्यक्ष मतदान से होता है, डायरेक्ट। जबकि भारत में अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष, यानी हमारे द्वारा नहीं, बल्कि हम नहीं डायरेक्ट वोट नहीं करते राष्ट्रपति के लिए, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं या जो सांसद होते हैं वो करते हैं चुनाव। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ही चुनाव होता है उनके लिए, और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है इसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसको ज़्यादा पावर होती है और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। तो ये संसदीय आपने समझ लिया, अध्यक्षात्मक आपने समझ लिया, अर्ध अध्यक्षात्मक जो है ये भी आपको समझना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखते हैं, जहां पे ये वाली व्यवस्था होती है यानी अर्ध अध्यक्षात्मक, तो यहाँ पे राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है। देश का प्रमुख कौन है, यहाँ पे राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको इसके बिल्कुल याद रखने हैं, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, पूछा जाता है हर बार, तो इसे याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल। देखिए, भारत और इंग्लैंड के कार्यपालिका में प्रमुख अंतर बताना है। भारत में और इंग्लैंड में क्या अंतर है कार्यपालिका में? तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ अध्यक्ष होता है। इसमें यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में, उसमें जनता सीधा वोट उनको नहीं करती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जो हमारे एमएलए होते हैं, विधायक जिसे बोलते हैं, एमपी जो होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, ये चुनाव करते हैं, ये चुनते हैं उनको। तो ये वाली व्यवस्था भारत में। अब अगर इंग्लैंड की बात करें तो देखिए, इंग्लैंड की जो रानी होती है वो राजतंत्र अतिथि द्वारा बनी अध्यक्ष होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख हम इसे मानते हैं, लेकिन वास्तविक इसके पास शक्तियां नहीं होती। वास्तविक जो शक्ति होती है भारत में वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ये यानी कि राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का ही एक मतलब अलंकारिक पद के रूप में मान सकते हो आप इसे। ऐसे ही सेम इंग्लैंड में होता है, लेकिन ये एक परिवार से होती है, ठीक है, एक विशिष्ट परिवार से। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस याद रखना है। और एक और क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? जस्ट अभी हमने पढ़ा था, आपने देखा हो गया, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को ज्यादा पावर होती है, ठीक है, और विधायिका दोनों का ही ये अध्यक्ष होता है, इसके पास पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। जस्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वयं विवेकीय शक्ति का उल्लेख करो, ठीक है। तो देखिए, ऐसा कब हो सकता है, जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, और लोकसभा के चुनाव में किसी को भी मेजोरिटी बहुमत मिलता ही नहीं है, मान लो बहुमत नहीं मिला। ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर गठबंधन वगैरह सरकार बनाई जाती है, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए विवाद हो जाता है। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर प्राइम मिनिस्टर को चुन सकता है, ठीक है। और अगर बहुमत है तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। जो बहुमत वाला जो दल है, वो उसके जो शीर्ष नेता होते हैं, वो जिसे चुनेंगे उसको वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा तभी होता है जब बहुमत ना हो या कोई विवाद हो या कोई ऐसा मौका आ जाए जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाए, तब ऐसा चुन सकता है, ठीक है। तो ये विवेक वाली शक्ति है, इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर बताइए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी वगैरह, जिसमें हमने आईएएस आईपीएस वगैरह पढ़ा था। और ये
क्या होते हैं, ये दिन प्रतिदिन का जो शासन होता है उसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरकार के जो प्रधान हैं या उनके जो मंत्री वगैरह हैं ये ही शामिल होते हैं। और ये जो होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल दिया था कि कोई आज चुनकर आ गया है, जीत कर आ गया है, तो वो 5 साल के लिए हैं। जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद वही व्यक्ति दोबारा जीतेगा। ठीक है, ये समझ रहे हो। तो इसलिए ये क्या है, राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है इसको अस्थायी कार्यपालिका भी हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। और कार्यपालिका की बात करें स्थायी कार्यपालिका की, तो इसमें नौकरशाह होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसमें जो सरकारी जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉकेट वीटो से क्या अभिप्राय है, या आप पॉकेट वीटो से क्या समझते हैं। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जो कानून वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो कोई कानून बनता है तो कैसे, जैसे मान लो कि कोई कानून बनाना है, तो मान लो लोकसभा में वो पास करवा लिया गया, तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। मान लो वहाँ से भी पास करा लिया गया, फिर कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो वो क्या होता है, वो जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है। ये हमने सिंपल प्रोसेस पढ़ा था। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाए, ठीक है, और राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देता है या उसको दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेज देता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जिस पावर का इस्तेमाल करता है उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे मान लो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, दोनों जगह से पास हो गया और चला गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब इन्होंने क्या करा, वापिस से इसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास कि भाई हमने कर लिया पुनर्विचार, हमें नहीं लगता इसमें कुछ भी जरूरत है एडिट वगैरह करने की। तो फिर ऐसे में फिर राष्ट्रपति को मजबूर होकर उसमें साइन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, कैसे, समझाइए। देखिए, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हो रही है, और राष्ट्रपति आपको पता है नाम मात्र का ही कार्यपालिका का अंग है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के पास होती है। यानी उनकी सलाह पे ही राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देगा, किसी को भी उठा के कर देगा। ये आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में, इसलिए याद रखना। आपकी एनसीईआरटी की किताब और सपोर्टिंग मटेरियल दोनों जगह से क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे ढूंढ के आपके लिए बनाए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीति जनता तक पहुंचती है। यानी कि सरकार जनता के लिए जो फायदेमंद जो पॉलिसी बनाती है वो नौकरशाही के द्वारा ही जनता तक पहुंचती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यस बोलेंगे, बिल्कुल हम सहमत हैं। क्योंकि देखो, सरकार का काम क्या है, विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम है कानून को बनाना। ठीक है, कानून बना देती है विधायिका, उसके बाद उसको लागू कौन करवाती है, कार्यपालिका, और कार्यपालिका में ही तो होते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी वगैरह। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल हाँ ऐसा होता है, क्योंकि जो नौकरशाही के सदस्य होते हैं वो दक्ष होते हैं और निपुण होते हैं। ठीक है, और वे राजनीतिज्ञ जो नेता वगैरह होते हैं उनको नीतियां बनाने में भी उनकी हेल्प करते हैं और उसको लागू करवाने में भी सहायता करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। देखिए, मान लो लोकसभा में किसी राजनीतिक दल, जो सत्ता वाला दल है, मान लो उसके किसी कैंडिडेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पूरी जो कैबिनेट होती है उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत कहा जा सकता है या कहते हैं। समझते हैं, देखिए, यदि मान लो सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे, ठीक है, तो त्याग पत्र देना पड़ता है सबको, और कोई भी सरकार सत्ता में तभी तक रह सकती है जब तक उसको बहुमत उसके पास हो। अगर बहुमत उससे दूर चला जाता है, या मान लो गठबंधन वाली सरकार है और गठबंधन से बनी है कोई पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, और तो उसके लिए पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये शायद मुझे लग रहा है अभी हम 2 बार इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रखा है ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्रपति। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इसे पहले भी। अगला क्वेश्चन देखो, जिला कलेक्टर जो होता है वो किस
स्तर का अधिकारी होता है, तो वो प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्तर का अधिकारी होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जो मुख्य नेता होता है, वो क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है। स्पष्ट करो। बिल्कुल, देखो क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत में, इसको नाम मात्र, मतलब प्रधान है वैसे पर नाम मात्र का मानो, क्योंकि वास्तविक शक्तियां जो होती है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। तो राष्ट्रपति ऐसे में जो पद हो जाता है वो एक अलंकारिक पद के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्तियां जो होती है उसका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति पद जरूर है भारत में, लेकिन ये एक अलंकारिक रूप में आप मान सकते हो बस इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताओं का वर्णन करें जो इसे विशिष्ट बनाती है। तो संसदीय कार्यपालिका, हमने संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, तीनों के बारे में आपको बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन आता है तो यही संसदीय वाला क्वेश्चन आ गया। इसे देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे क्या आता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब इस पॉइंट को याद रखो, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, प्रथम नागरिक भी कहलाएगा ये। ठीक है, और सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियां इसके पास होगी, वास्तविक शक्तियां किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास होगी। ठीक है, यानी वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास। और लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वो भी प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये कुछ संसदीय कार्यपालिका की विशेषता कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जवाबदेह होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री तथा उनकी शक्तियों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री एक ताकतवर पद है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत वाला जो दल होता है उसका नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होता है ये तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक बहुमत प्राप्त हो। अगर मान लो समर्थन खो दे तो फिर वो पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वही निर्धारित कर सकता है, उसके पास पावर होती है कि वो किसको मंत्रिपरिषद में रखेगा किसको नहीं। वो आपस में जो भी पार्टी होती है, जो उसके शीर्ष नेता होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ सलाह मशवरा करके कैबिनेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो समस्त मंत्रिपरिषद के लिए प्राइम मिनिस्टर और पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसके लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कुछ इनकी शक्ति और उसके साधन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, मीडिया तक पहुंच, ये इनकी शक्तियों में आएगा। लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, लोकसभा का। ठीक है, अधिकारी वर्ग पे इनका मतलब अधिकार होता है एक तरह से। मंत्रिपरिषद पे इनका पूरा नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं का अधिकार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी जो होती है, संधियां वगैरह जो होती है, वो सब कर सकते हैं। ये सब पावर होते हैं प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करो। ये पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आप। बिल्कुल, पेपर में कई बार आया हुआ है। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। राष्ट्रपति जो होता है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, इनके द्वारा होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, कानूनी, विधायी और आपातकालीन शक्तियां होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसदीय व्यवस्था में अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। यहाँ पे आ जाता है पॉइंट मेन, कि मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पे ही राष्ट्रपति फैसला लेगा या काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक जो शक्तियां हैं वो है प्रधानमंत्री के पास और मंत्रिपरिषद के पास। राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती, वो उसकी सलाह पे काम करता है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अच्छा पॉइंट था। तो ये कुछ पॉइंट है, आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाए। क्या ये कथन आपको सही लगता है? अगर आप सहमत हो तो आपको बताना है, तो हम बोलेंगे यस, बिल्कुल हम इस कथन से सहमत हैं। क्योंकि देखो, जब गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन के युग में देखें तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां उस पर अंकुश लगाए, बिल्कुल। क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती, ऐसे में प्रधानमंत्री जो होता है वो सहयोगी दलों की नीतियों को अमल करना पड़ता है उसे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई ऐसी सरकार है जिसको पूरा बहुमत मिला है, और एक ऐसी सरकार है जो गठबंधन वाली सरकार है। अब इनमें अंतर क्या होगा ये समझिए। बहुमत वाली सरकार कोई भी फैसला बिना किसी दबाव के ले पाएगी, लेकिन गठबंधन वाली सरकार में अलग अलग विचारधाराओं की राजनीतिक पार्टियां होंगी।
ठीक है, इसकी विचारधारा कुछ होगी, दूसरी पार्टी की विचारधारा कुछ होगी, तीसरी पार्टी की विचारधारा कुछ होगी, और ऐसे में जो इनका प्राइम मिनिस्टर होगा उसको कहीं ना कहीं इन पार्टियों के दबाव में काम करना पड़ेगा। जबकि ये जो बहुमत वाली होती है इनको किसी का दबाव नहीं होगा, ये जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकते हैं जो इनको सही लगता है। ठीक है, तो ये फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो जब बहुमत सरकार को प्राप्त नहीं होता, गठबंधन वाली सरकार होती है, तो ऐसे में जो सहयोगी दल होते हैं उनकी नीतियों पे अमल करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर मान लो सपोर्ट खींच लेंगे तो तुम मतलब सत्ता से बाहर हो जाओगे, सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि दबाव होता है उसका। ये कहेंगे भाई हमारा भी एक कैंडिडेट मंत्री होना चाहिए, तो इनको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। नीति और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकते ऐसे में। ठीक है, गठबंधन वाले जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी भी नीति या पॉलिसी या जो भी बना रहे हैं कोई कार्यक्रम अकेले नहीं तय कर सकते, कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर होता है गठबंधन वाला, जो गठबंधन की पार्टियां उनको शामिल करके ही कोई फैसला लिया जाता है। तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। इससे बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, अध्यक्षात्मक बताओ, कार्यपालिका के बारे में बताओ, राष्ट्रपति के बारे में बताओ, यही दो चार क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना है और आपको याद करने हैं क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।